नमस्कार, अर्जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजा जगतदेव की प्रतिमा स्थापना, सीएम धामी ने किया वर्चुअल लोकार्पण। कहा, अपनी सांस्कृतिक पहचान और स्वाभिमान का प्रतीक बुक्सा जनजाति समाज के लोग रहे मौजूद। अंकिता भंडारी मामले पर सुबोध उनियाल बोले, सबूत दें, सुरक्षा मिलेगी। कोर्ट ने खुद माना था कि सीबीआई की जरूरत नहीं, सरकार हर जांच को तैयार। रेखा आर्या के पति के बयान से भड़की महिला कांग्रेस। आवास के गेट पर चढ़े कार्यकर्ता। साहू ने कहा था बिहार में 20 से 25 हजार में मिलती हैं लड़कियां। रुड़की में सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत। घर लौटते समय हादसा, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई कार। और उत्तराखंड में सीजन का पहला स्नोफॉल। तिब्बत बॉर्डर के पास बढ़ी मुसीबत। 4 जिलों में बारिश के आसार। देहरादून की हवा दूसरे दिन भी जहरीली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोशनपुर डलबाबा में बुक्सा जनजाति समाज के राजा जगतदेव की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजा जगतदेव जी का जीवन त्याग, वीरता, धर्मनिष्ठा और संस्कृति संरक्षण का अमूल्य उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये मौका केवल एक प्रतिमा के अनावरण का नहीं, बल्कि बुक्सा जनजाति की गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और बलिदान की स्मृति को नमन करने का दिन है। उन्होंने कहा कि राजा ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। ये केवल वीरता की नहीं, बल्कि स्वाभिमान और आस्था की अदम्य शक्ति की प्रतीक गाथा है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार बुक्सा जनजाति समाज के विकास के लिए निरंतर इसी प्रकार कार्य करती रहेगी और समेकित रूप से विकास करना, एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक, नीति से लेकर माणा तक, आराकोट से लेकर अस्कोट तक, कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, मैदान हो, पहाड़ हो, जौनसार हो, सारे क्षेत्रों का विकास समेकित रूप से हो। हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से और उनके सहयोग से लगातार प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग और शिक्षा और खेल विभाग के सहयोग से आयोजित विधानसभा स्तरीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साह वर्धन किया और 800 मीटर दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया है। मंत्री जोशी ने बताया कि खेल महाकुंभ 2025 की प्रतियोगिताएं इस साल मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के नाम से आयोजित की जा रही हैं। विकासखंड स्तर की जगह अब विधायक चैंपियनशिप और जनपद स्तर पर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी आयोजित होंगी। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अंडर 14 और अंडर 19 आयु वर्ग के एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, पिट्ठू और मुर्गा झपट जैसी प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं।
इधर उत्तराखंड में खनन को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने राज्य सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि खनन के नाम पर पर्यावरण और जनहित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। उन्होंने कहा कि स्थिति ये है कि सत्तारूढ़ दल के अपने ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सदन में सरकार पर आरोप लगा चुके हैं, वहीं विधायक खुद खनन की ट्रॉलियां रोकने को मजबूर हैं। जिसकी खुद की पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो खनन माफिया हो चुके हैं। खुद के विधायक खनन की ट्रॉलियां रोक रहे हैं, हाई कोर्ट तक जिस पे सवाल कर रहा है, उसके बाद आप खनन सुधार की बात कर रहे हैं। आप 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि जाइए और जाकर के नदियों का सीना चीरने का कार्य करिए और जाकर के जंगलों को काटने का कार्य करिए। अभी तो आपने धराली देखी, थराली देखी, चमोली देखी, केदारनाथ देखा, जाइए और जाकर के आपदाओं को झेलने का कार्य करिए। ये प्रोत्साहन राशि देने का उनका मकसद है। पूरी अरावली तो बेच दिया आपने अपने मित्र को, उत्तराखंड भी बेच दिया आधा से ज्यादा अपने मित्रों को। मुझे लगता है कि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आज हम जो है वो कल जिंदा कैसे रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को आप क्या दिखाएंगे? खनन दिखाएंगे, आपदा दिखाएंगे, या रहने के लिए एक स्वच्छ वातावरण दिखाएंगे? तो मुझे लगता है कि काश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश को ग्रीन बोनस दिया होता, काश कि इस प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए पैसा दिया होता, लेकिन नहीं। काले काम के लिए तो मोदी जी जाने जाते हैं, काले काम के लिए धामी जी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने कनेक्टिविटी के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों को अहम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र मिलकर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और बीएसएनएल भी तमाम व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में जुटा हुआ है। बंसल ने कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहां विशेषकर सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की अत्यंत आवश्यकता होती है। कर रही है और टेलीफोन विभाग भी बीएसएनएल सारी दुश्वारियों के बावजूद, व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद कनेक्टिविटी बढ़ाने में लगा है। हिमालयी राज्य है हमारा, हमारे पास कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है, सुदूर क्षेत्रों में आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या भी आती है। कहीं पर बहुत सारी जगह पर वन विभाग का मामला आता है, वन विभाग की भूमि होती है, भूमि वहाँ से मिलती नहीं है, इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी लगातार मैं हर 3 महीने में बैठक लेता हूँ और उस बैठक में ये आता है कि कहीं ना कहीं 10 कदम हम आगे बढ़ते हैं और उसमें जो ये कठिनाइयाँ आती हैं उसको भी संवाद के जरिए सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्य कर रही थी। सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी और लापता होने के लगभग 1 सप्ताह के बाद उनका शव चीला के शक्ति नहर से बरामद हुआ है। अंकिता की हत्या से लेकर अभी तक ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। समय समय पर इसमें नए तथ्य भी सामने आ रहे। इस मामले को लेकर के उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल आज सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करते हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। ये सजा सरकार की न्यायालय में पुरजोर पैरवी का नतीजा है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि अगर कोई ऑथेंटिक साक्ष्य लेकर आए तो सरकार हर जांच के लिए तैयार है। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ हुई इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल
एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। हरिद्वार पहुंचे विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार और हिंसा के मामलों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार सामने आ रही घटनाएं केवल एक देश का नहीं बल्कि वैश्विक मानवाधिकारों का गंभीर सवाल बन चुकी हैं। मिलिंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब समय आ चुका है जब भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के हिंदू समाज को एकजुट होकर जागरूकता के साथ ठोस पहल करनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जब भी मानवाधिकारों की बात होती है तब हिंदुओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि सब जगह पर जब ह्यूमन राइट्स या मानव के अधिकारों का विषय आता है तो हिंदुओं को भी अधिकार है, ये विश्व भर का मानव समुदाय भूल रहा है, वह तो उचित बात नहीं है। और इसलिए इतना हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है तो जो अनेक प्रकार के संगठन आज खड़े हो रहे विश्व भर में, वो किसी सभी के मुंह में दही जम गया है ऐसा लग रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि विश्व के अनेक देश और जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने भी इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत और भारत का हिंदू समाज तो कार्य करेगा ही। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई। प्रदेश महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की यमुना कॉलोनी के आवास का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता को न्याय दिलाने और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के कथित वायरल बयान को लेकर महिला कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। महिला कांग्रेस ने घोषणा की कि इसके विरोध में प्रदेश भर के थानों का घेराव करके एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जाएगी और पुतला दहन भी किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने भी इस बयान को गंभीरता से बताते हुए सरकार से तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, दोनों चीजें, हम लोग अंकिता भंडारी की न्याय मांग रहे थे, उसमें हम पूरे प्रदेश में जो महिला विधायक महिला मंत्री हैं भाजपा की, उनके घरों का घेराव कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं रेखा आर्य, उनके पति ने गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया कि 20-20, 25-25 हजार में महिलाएं मिल जाएंगी, बिहार से महिलाएं आ जाती हैं 25 हजार में, ये मुझे लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और पूरे देश की जो महिलाएं उनका अपमान है। और हम लगातार आज हम लोग यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में जाएंगे और पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन हो रहा है। और कल हम रेखा आर्य के पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे, सब थानों में हम लोग घेराव करेंगे। तरीके से प्रदेश की मंत्री रेखा आर्य जी के पति ने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में एक आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करती है और ये स्पष्ट हो गया है कि जो नारा सत्ता में बैठे लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर भाजपा के राज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बेटी सुरक्षित रह सके तभी तो ये हो पाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री में जरा सी भी नैतिकता बची हुई है तो तत्काल प्रभाव से मंत्री के पति पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का काम करें। के पिरान कलियर क्षेत्र के धनौरी से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आई, जहां एक भीषण सड़क हादसे में भाजपा नेता अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी आज देर शाम अपनी कार से रुड़की से धनौरी के अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो
धनौरी में दो सड़कों के बीच पहुंचे अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे अमित सैनी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विनायक भिकियासैंण मोटर मार्ग पर सिरकून बैंड शैलापानी के पास हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है। इस दुर्घटना में बस के खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत और 12 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया था। घटना के विरोध में भिकियासैंण तहसील मुख्यालय में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक करगेती के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। दीपक ने आरोप लगाया कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे और बीच सड़क में लाइन बिछाने के लिए बनाई गई नाली हादसे का प्रमुख कारण रही है। उन्होंने कहा कि समय पर सड़क की मरम्मत और सुरक्षा उपाय होते तो बड़ा हादसा टल सकता था। जनप्रतिनिधियों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। बहादुराबाद में सड़क सुरक्षा माह के तहत देवभूमि ऑटो संचालक एसोसिएशन के द्वारा ऑटो और विक्रम चालकों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चल रहे इस सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सहायक संभागीय अधिकारी हरिद्वार नेहा झा और बहादुराबाद ग्राम प्रधान नीरज चौहान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग, कोहरे के समय सावधानी बरतने और दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मदद देने के उपाय बताए गए। इसके साथ ही जिन वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप या रिफ्लेक्टर प्लेट नहीं थे उन्हें मौके पर ही लगाया गया ताकि कोहरे और रात के समय वाहनों की दृश्यता बढ़ सके। वहीं नेहा झा ने इस पर कहा कि सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है। चूंकि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ यूनियन में रोड सेफ्टी को लेकर अवेयर किया है। यहाँ पर हमारे द्वारा मेनली सड़क सुरक्षा के उपाय तो बताए जा रहे हैं, साथ ही गोल्डन आवर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बारे में भी बताया जा रहा है। चूंकि इस समय आप भी देख रहे हैं कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो गाड़ियों पर हमारे द्वारा रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए जा रहे हैं। चूंकि हम विक्रम यूनियन के पास आए हैं, यहाँ पर हमने विक्रम चालकों को अवेयर किया है, साथ ही साथ रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए हैं जिनकी गाड़ियों में नहीं है। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रुड़की के सालियर की ओमेगा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड दवा कंपनी के बाहर आज कर्मचारियों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। दर्जनों मजदूर अपनी लंबित मांगों और कथित उत्पीड़न के खिलाफ कंपनी गेट पर धरने पर बैठ गए। दरअसल ये मामला रुड़की के सालियर क्षेत्र में स्थित ओमेगा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ा हुआ, जहां कंपनी में काम कर रहे करीब 150 मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला है। ओमेगा बायोटेक कंपनी है, इसमें लगभग 150 मजदूर काम करते हैं। ये 6,000, 7,000, 8,000 ये करके सैलरी देते हैं महीने की। 30 दिन काम लेते हैं, 10 घंटे काम लेते हैं, जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कहता है कि 12,539 अप्रैल से लागू हो चुका था 2024 से। आज की तारीख में इनको कम से कम 13,500 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन इतना बड़ा शोषण कि अगर इसके खिलाफ कोई मजदूर बोलता है तो उसको निकाल दिया जाता है।
को जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। महिलाओं को दिन में 2 बार से ज़्यादा टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, ऐसी पाबंदी लगाई जाती है। तो ये जो शोषण कर रहे हैं, एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी हाँक रही है, देश में कानून लागू है, ये पूंजीपति, ये कंपनियां कानून नहीं मानना चाहती है, ऐसे लोगों को देश से देशद्रोह का मुकदमा करके बाहर निकाल देना चाहिए या जेल में डाल देना चाहिए। और मैं ओमेगा कंपनी में काम करता हूँ, मुझे 10 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। 8,000-7,980 रुपये मिलते हैं यहाँ से, और उसमें भी 31 के पैसे नहीं देते हैं, और 5 संडे होते हैं तो 1 संडे उड़ा देते हैं, उसके पैसे काट लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चटनी रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं जी। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमारी जो सरकारी रेट है 12,500-600 कुछ रुपये है, वो मिलना चाहिए। कंपनी वाले क्या बोलते हैं? कंपनी वाले लोग कहते हैं करना करो, नहीं भागो यहाँ से। रुड़की के गुरुकुल नारसन में राजा महेंद्र प्रताप इंटर कॉलेज में आज विधायक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रतिभाग किया है। ये कार्यक्रम नारसन विकासखंड के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संदीप खनक्रियाल की अगुवाई में हुआ है, जिसमें नारसन ब्लॉक के प्रमुख कोमल देवी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मंगलौर विधानसभा के सभी क्षेत्रों के छात्रों ने हिस्सा लिया है। एक अच्छी पहल है, और जितने अधिकारी इसमें और अध्यापकगण सम्मिलित हैं, जितने विभाग सम्मिलित हैं, मैं सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन। बच्चों को, जितने बच्चे इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, मैं उनको बहुत स्वागत करता हूं। जो जीते हैं उनके लिए बहुत ही बधाई। और मैंने खेल भावना के साथ ये खेल हो, और जैसे ये खेल हो रहा है ऐसे ही सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी आगे आना चाहिए। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए खेल के मैदान, स्टेडियम्स, मिनी स्टेडियम्स, जिम्नेजियम्स और हर जगह पर खेल शिक्षक, पीटीआई जिसको हम बोलते हैं, वो होने आवश्यक है। जो खेल महाकुंभ है, इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कल्चर के प्रति ज्यादा रुझान दिखा रहा है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कल्चर से हटा करके प्लेग्राउंड कल्चर पर लाना है। तो इस मेन उद्देश्य हमारा खेल महाकुंभ का यही है। उसी के अंतर्गत हम विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कर रहे हैं। अभी तक हमने न्याय पंचायत स्तर पे कर दिया है, विधानसभा हमारा चल रहा है, इसके बाद हमारा सांसद होगा, और इसके लास्ट में जो है हमारा मुख्यमंत्री। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।